स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। हेडिंग दे दो कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर को बहुत लोग इस चैप्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब इसमें हमको डिसीजन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने एफएम का फर्स्ट क्लास में सीखा था कि एफएम में डिसीजन तीन तरह का होता है। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए हैं डिसीजन का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये चैप्टर हमको क्या सिखाएगा, जैसे सपोज अगर हम लोग को कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मशीन परचेज करना है, तो उस मशीन को परचेज करने से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, किस किस फैक्टर्स के बेसिस पे हमको ये डिसीजन लेना है कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो मशीन परचेज करना है या वो मशीन परचेज नहीं करना है, उस एग्जिस्टिंग मशीन को न्यू मशीन के साथ रिप्लेस करना है या फिर टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीन। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टमेंट करना है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर में बहुत सारा छोटा टॉपिक्स है, वो सारा टॉपिक्स हम लोग को कवर करना पड़ेगा। तो कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करता है। सबसे पहले लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर वन, पे बैक पीरियड और ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड। ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड या फिर ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड। दूसरा टॉपिक लिखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तीसरा टॉपिक लिखो नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज एनपीवी। ठीक है, और ये इस टॉप चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनपीवी। चौथा लिखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दैट इज पीआई, जिसका दूसरा नाम होता है बेनिफिट इंडेक्स कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट इंडेक्स कॉस्ट रेशियो। पांचवा लिखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आईआरआर। छठा में लिखो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एमआईआरआर। सातवां लिखो अकाउंटिंग
रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसका दूसरा नाम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। आठवां टॉपिक लिखो, आठवां टॉपिक, आठवां टॉपिक का नाम लिखो कैपिटल रेशनिंग। तो ये सब टॉपिक जो है हम लोग को कवर करना है इस चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर में। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये सारा टॉपिक में से एक सम जरूर आएगा एग्जाम में। तो पे बैक पीरियड, या फिर जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इस चैप्टर का हीरो कौन है? इस चैप्टर का हीरो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और बेनिफिट इंडेक्स, कॉस्ट रेशियो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग एक एक टॉपिक पे समझ करेंगे और टॉपिक को धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते सबसे पहला टॉपिक के ऊपर सम पे बैक पीरियड। या फिर पे बैक पीरियड निकालने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लोज। तो हम लोग ने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो कैश फ्लोज के बारे में हमको इन जनरल थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही। तो सबसे पहले लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स, ठीक है। सेल्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स में से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, ठीक है, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से जब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तब आता है EBIT, या PBIT लिखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT या फिर EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इससे हम लोग इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, फिनेंस कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लेस कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज EBT, या फिर इसको हम लोग PBT भी लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स एट द रेट डॉट डॉट परसेंटेज, जो क्वेश्चन बताएगा। एक चीज समझो, डेप्रीशिएशन ना यहाँ कवर्ड रहता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में, जैसे डेप्रीशिएशन हो गया, रेंट हो गया, ये सब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है, डेप्रीशिएशन, रेंट एक्सेट्रा।
इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो आगे समझेंगे। तो ये आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज ईट या फिर पैट। तो यहाँ तक हम लोग जो कैश फ्लोज देख रहे हैं ना, ये कैश इनफ्लो बता रहा है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, है ना, दिस इज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि जो नॉन कैश आइटम है ना, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन को कंसिडर करने के बाद, लेस करने के बाद ये अर्निंग शो कर रहा है। मतलब ये कैश फ्लो शो कर रहा है एक नॉन कैश आइटम को लेस करने के बाद। और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लोज, मतलब कैश इनफ्लोज फ्रॉम आफ्टर टैक्स। सरकार को टैक्स देने के बाद हमारे पास कितना कैश फ्लो आ रहा है। तो ये जो कैश फ्लो दिखाई दे रहा है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर कंसिडरिंग नॉन कैश आइटम डेप्रीशिएशन है। इसलिए हम लोग पैट में जब डेप्रीशिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो हम लोग को रियल कैश फ्लोज पता चलेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, उसके कारण कैश का कोई फ्लो नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैट में ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नॉन कैश आइटम डेप्रीशिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तब जाके हम लोग को मिलेगा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। अब तुरंत एक स्टूडेंट का मन में डाउट चल रहा था, सर पहले ही लेस नहीं करते ना, बाद में ऐड भी नहीं करना पड़ता। तो उसका डाउट हम क्लियर करते हैं अभी 2 मिनट में। ये तुम्हारा जो मन में डाउट चल रहा है कि पहले लेस भी नहीं करते, बाद में ऐड भी नहीं करना पड़ता, अगर तुम पहले लेस नहीं करते तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रॉन्ग आता, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स रॉन्ग आता तो टैक्स भी रॉन्ग हो जाता। इसलिए पहले डेप्रिशिएशन एक्सपेंस को कंसिडर किए, लेस किए, ताकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेक्ट आए, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर करेक्ट होगा तो सरकार को सही सही टैक्स मिलेगा, और टैक्स देने के बाद फिर से उसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर दो। फिर एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट ना दिया रहे, ठीक है, मान लो टैक्स का रेट दिया ही नहीं है, तब क्या डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे? तो दूसरा स्टूडेंट को समझा रहा है नहीं 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 कंसिडर करेंगे, क्योंकि सोचो अगर टैक्स का रेट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो तुम एक बार लेस करोगे फिर एक बार ऐड करोगे, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तुम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन को कब कंसिडर करना है, व्हेन टैक्स रेट इज गिवन, तब वो रेलिवेंट हो जाता है, तब वो काम का चीज है। और नहीं तो अगर टैक्स रेट नहीं दिया है, सिर्फ टैक्स का अमाउंट दिया है, टैक्स का रेट नहीं दिया, टैक्स का अमाउंट दिया है, मान लो क्वेश्चन बोलता है टैक्स एट द रेट 30%, तब तो भाई डेप्रिसिएशन एक्टिव हो गया, उसको पहले तुमको लेस भी करना पड़ेगा और बाद में ऐड भी करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स का अमाउंट बोल रहा है 5000, तब डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेट दिया रहेगा ना, तो हमको करेक्ट वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तभी तुम रेट लगा पाएंगे उस पर करेक्ट टैक्स। लेकिन जब टैक्स का अमाउंट ही दे देगा तब हमको डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे और बाद में भी ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा चीज़ समझने वाला चीज़ होता है। क्लियर? तो होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया उनको आगे समझ में आ जाएगा। तो सीधा सा बात ये याद रखो कि अगर टैक्स का रेट दिया है तब तो डेप्रिसिएशन का बहुत काम है सब में। और हम लोग पूरा चैप्टर में हर जगह सिर्फ एक टॉपिक को छोड़ देना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वहां पे तुमको सी फैट नहीं चाहिए, वहां पे तुमको पैट चाहिए होगा जब उस टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। बाकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एआरआर को छोड़ के जितना भी टॉपिक दिख रहा है, वो 7 टॉपिक, एक टॉपिक को छोड़ के जो 7 टॉपिक दिख रहा है, सब में तुमको सी फैट का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है क्या हर सम में इतना तक निकालना पड़ेगा? नहीं, जनरली हर सम में ना पैट दे देता है, ठीक है, या पीबीटी दे देगा, ठीक है, पीबीटी दे देगा, ये पीबीटी दे देगा। तो पीबीटी से टैक्स लेस करोगे, अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो पैट आ जाएगा, है ना, क्लियर। और डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तब जाके सी फैट आएगा, क्लियर। अगर पीबीटी दिया है मतलब ऑलरेडी उससे डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, क्लियर। तो ये सब चीज को हमको समझना पड़ेगा, समझ समझ के करना है। दूसरा चीज कि हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो अगर उसको हम इंटू 1 माइनस टी कर देंगे तो वो आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर हम लोग को मान लो पैट दिया हुआ है, उसको डिवाइड बाय 1 माइनस टी कर देंगे तो वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग सीखे हुए हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, वो रेट ऑफ रिटर्न बताता है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमने बाजार से उधार में पैसा उठाया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 लाख रुपया, मशीन खरीदा 1 लाख रुपया का, उसके ऊपर हमको 10% ब्याज भरना है, तो कम से कम कितना कमाना पड़ेगा कि वो रिटर्न दे सके उनको? 10,000 रुपया। तो हम प्रोजेक्ट को तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न एटलीस्ट 10% होगा, तभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न 9.5% है तब तो सीधा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिनेरियो समझ में आ रहा है? और अगर प्रोजेक्ट से आने वाला रिटर्न 12% तुम एक्सपेक्ट कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है ना, रिस्क भी कवर हो जाएगा और 2% का तुम्हारे लिए प्रॉफिट भी रहेगा। क्लियर? तो ऐसा करके बहुत सारा छोटा टॉपिक जो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ना कैश फ्लोज निकालने आना चाहिए, कैश फ्लोज। अब ये कैश फ्लोज दो तरह का हो सकता है। कुछ कैश फ्लोज हो सकता है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो। फ्लक्चुएटिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पहला साल में कैश इनफ्लो 10,000, दूसरे साल में 20,000, ठीक है, तीसरे साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा कैश इनफ्लो 25,000, ठीक है, चौथा साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा कैश इनफ्लोज 90,000। कि ऐसा फ्लक्चुएटिंग क्यों हो रहा है? मान लो हम एक मशीन खरीदने गए, ठीक है, मशीन खरीदने गए, उससे हम लोग क्या बनाएंगे? मार्कर पेन बनाएंगे। क्लियर? मार्कर पेन बनाएंगे। मान लो मशीन खरीदने गए, उससे हम क्या बनाएंगे? मार्कर पेन बनाएंगे। तो हमने मार्कर पेन बनाने वाला मशीन जब हम लोग खरीदने गए ना, तो हमको ऐसा एस्टिमेट हो रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि आने वाला 1 साल के बाद इससे जो पहला कैश इनफ्लो होगा पहला साल में, वो हमको 20,000 रुपया होगा। नेक्स्ट ईयर जो हमको कैश इनफ्लो होगा वो 15,000 रुपया होगा। डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, कि हो सकता है उसका नेक्स्ट ईयर में मेजोरिटी लोग बोर्ड पे पढ़ाना बंद कर दें, ठीक है, क्लियर। फिर उसका नेक्स्ट ईयर जो कैश फ्लो होगा वो 90,000 होगा। फिर लोगों को रियलाइज होगा यही बेस्ट वेट ऑफ टीचिंग है कि नहीं? स्मार्ट बोर्ड हैंग करने लग गया, सब कुछ स्विच कर गया, और हमको पहले से ही बात पता था इसलिए हम स्विच नहीं किए थे पहले से, ठीक है, 90,000 होगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो है, जरूरी नहीं है ये हर साल सेम हो, ये मेरा एस्टिमेशन है, मेरा एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है ना, नियर बाय भी हो सकता है कि नहीं? तो एस्टिमेशन तो बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जब हम बाजार में कोई मशीन खरीदने जाते हैं ना, तो बहुत सारा फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि वो मशीन हमको बहुत सारा फैक्टर्स के बेसिस पे खरीदना है। पहले हम दुकानदार से ये पूछते हैं कि हमको बताओ इससे आने वाला कैश इनफ्लो हर साल कितना। तो दुकानदार सेल्समैन हमको बताता है कि देखिए सर, इससे आपको हर साल ना 10,000 रुपया का कैश फ्लो आएगा, ठीक है। तो हम बोले फर्स्ट ईयर 10,000, नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारा बिजनेस ट्रेंड पे, डिमांड पे प्रोडक्ट का, है ना, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी के ऊपर, कहाँ हम लोग सेल कर रहे हैं, किस मोड में सेल कर रहे हैं, ये सब चीज सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इतना सारा फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम लोग फ्यूचर का कैश फ्लोज को देख पा रहे हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, कैश फ्लोज तो है फ्यूचर का और मशीन खरीद रहे हैं आज के आज, तो दोनों में तो डिफरेंस है। तुम कैश फ्लो सोच रहे हो जो आएगा फ्यूचर में, और पैसा तुमको लगाना है आज के आज, T0 पे, टाइम जीरो पे। मशीन तो आज खरीदने गए हैं ना, तो पैसा इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा, कैश का आउटफ्लो कि कल करना पड़ेगा? आज के आज करना पड़ेगा T0 पे। बट कैश इनफ्लोस तो आएगा T0 पे नहीं, T1 पे आएगा। T1 समझ में आ रहा है? FM। T2 पे आएगा, T3 पे आएगा। तो हमको बहुत बार क्या करना पड़ेगा ना, कि फ्यूचर का कैश फ्लोस को खींच के प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि प्रेजेंट में कैश आउटफ्लो कितना और प्रेजेंट में कैश इनफ्लो कितना। मतलब फ्यूचर कैश फ्लोस को हमको डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। हम लोग बचपन में सीखे थे कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में पुश करना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। हम लोग बैंक में जो एफडी करवाते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं, उस पर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडिंग बेसिस पे मिलता है ना, कंपाउंडिंग बेसिस। तो अगर तुमको बचपन का मैथ्स याद होगा तो तुमने देखा होगा कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ करता था बचपन का। हम लोग फॉर्मूला लिखते थे a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, है ना, कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लिखते थे। यहाँ जहाँ पे p जनरली प्रेजेंट वैल्यू होता था, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू, a इक्वल्स टू अमाउंट फ्यूचर वैल्यू। फिर बचपन में तुमने मैथ्स भी सीखा था तो तुमने इस तरह से फॉर्मूला लिखना सीखा था एनविटीज चैप्टर में।
तो अगर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये जो इंटरेस्ट फैक्टर है, जब इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो हम लोग को ना बहुत बार इस चैप्टर में ना खेलना है। क्या खेलना है? रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो कैलकुलेटर का इम्पैक्ट बहुत होने वाला है इस पूरा चैप्टर में। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एफएम में। ठीक है, अदर देन रिमेनिंग चैप्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन पे बैक पीरियड के साथ। सबसे पहले कॉपी में हेडिंग दे दो पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, अब देखो पे बैक पीरियड का कंसेप्ट क्या होता है। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीस 10 लाख। कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीस 10 लाख। और इसमें लिखो एनुअल सी फैट, मतलब एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स रुपीस 2 लाख पर एनम। रुपीस 2 लाख पर एनम। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। जिसको हम लोग ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड भी कहते हैं। नाउ ये पे बैक पीरियड होता क्या है? पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या है? आज देखो हम लोग मशीनरी के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10 लाख रुपया, और हर साल इससे जनरेट होने वाला कैश फ्लोज कितना है, 2 लाख रुपया। हर साल 2 लाख रुपया आएगा। क्या यहाँ पे कैश फ्लोज फ्लक्चुएटिंग है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, क्योंकि बोल दिया ना एनुअल सी फैट 2 लाख रुपया पर एनम। तो कितना साल में मेरा कैपिटल का रिकवरी हो जाएगा? 5 साल में। यही समझाता है पे बैक पीरियड, मतलब घर से जो रुपया लगाया है वो कितना साल में वापस रिटर्न आ जाएगा। पे बैक पीरियड है ना। आज हम लोगों ने जो पैसा पेमेंट किया है वो वापस हमारे पास रिटर्न बैक कब तक आ जाएगा, है ना। ये टाइम बताता है पे बैक पीरियड। पीरियड मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो वो पीरियड ईयरली हो सकता है, वो मंथ हो सकता है। तो अगर सी फैट कांस्टेंट रहेगा तब तो सम सिंपल हो गया। तुमने देखो मुंह जबानी आंसर दे दिया, 5 साल, है कि नहीं? 5 साल, 10 लाख रुपया का मशीन है और हर साल उससे आने वाला कैश फ्लो 2 लाख रुपया है। तो अगर हर साल 2 लाख रुपया आएगा तो कितना साल में 10 लाख का रिकवरी हो जाएगा? 5 साल में। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो पे बैक पीरियड अगर एनुअल सी फैट कांस्टेंट है तब तो सिंपल सा एक फॉर्मूला टाइप बना लेंगे, उससे निकल जाएगा। लिख दो सोल्यूशन। पे बैक पीरियड मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसका पैसा हमारे पास कितना टाइम पीरियड में रिटर्न आ जाएगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला जैसा बना लेना चाहिए? कॉस्ट ऑफ मशीन। एक बात बताओ, मशीन खरीदने के लिए जो पॉकेट से पैसा लगेगा ये हमारा कैश का आउटफ्लो होगा कि कैश का इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। और सोच के बताओ ये आउटफ्लो T0 पे होगा कि T1 पे होगा? T0 पे होगा। और T0 पे जो वैल्यू होता है उसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। T0 पे जो वैल्यू होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मतलब ये अपने आप में एक प्रेजेंट वैल्यू है ना। और आने वाला जो कैश फ्लोज है जो हर साल आएगा 2 लाख रुपया पर एनम। एक बात बताओ, मशीन अगर आज खरीदेंगे तो आज तो T0, बट पहला एनुअल सी फैट कब आएगा? 1 साल बाद, T1 पे। तुम देखो इस टॉपिक का नाम क्या है ना, ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड, मतलब पुराना सोच। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना सोच, जहां पे हम लोग टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और ये एक तरह से गलत भी है, बट टॉपिक है, सीखना है।
हर साल अगर 2-2 लाख रुपया आएगा तो 10 लाख रुपया जमा होने में 5 साल से ज्यादा समय लगेगा, 5 साल की कम। रियल लाइफ में 5 साल से कम, 5 साल से कम। कैसे? इंटरेस्ट का फैक्टर है ना, हम जो पैसा आते रहेगा उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल से कम समय लगेगा ना 10 लाख रुपए आने में। क्लियर? यही टॉपिक सीखे थे ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में। हमको 1 लाख रुपया चुकाना है, ठीक है, मेरे पास 10 महीने का समय है, तो हर बार हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ऑप्शन ए 10,000 या 10,000 से कम, 10,000 से कम, सो दैट वो इंटरेस्ट के साथ अक्यूमुलेट होके एग्जैक्ट वैल्यू 1 लाख बन जाए। क्लियर? तो यहाँ पे ना देखो टॉपिक का नाम ही क्या है, ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड। ये उतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सबको नहीं पहचानता, ये उतना इंटरेस्ट वेंटरेस्ट ये सब का बात नहीं करता, सिंपल सा बात करता है। बोला हर मशीन का दाम 10 लाख और उससे आने वाला कैश फ्लो हर साल 2 लाख, तो सीधा फॉर्मूला बना दिए, कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय एनुअल सी फैट, एनुअल सी फैट, सी फैट मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये 10 लाख और एनुअल सी फैट 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देख पा रहे हैं कि सी फैट जो है ना वो कांस्टेंट था, हर साल का जो सी फैट था वो कांस्टेंट था, ठीक है। लेकिन सोचो अगर हर साल का सी फैट कांस्टेंट ना हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट payback period, from the following information compute payback period। यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ मशीन ₹3 लाख, कॉस्ट ऑफ मशीन ₹3 लाख, कॉस्ट ऑफ मशीन ₹3 लाख, ठीक है। उसके बाद लिख दो सी फैट, या पहले ईयर लिखो, ईयर, ईयर में लिखो 1 2 3 4 5 और उसके नीचे लिख दो सी फैट ब्रैकेट में इन रुपीस, 50,000, 90,000, 1,80,000, 3,30,000 और 4,45,000। तो ये हर साल आने वाला कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बता रहा है इस मशीन से, ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या की सी फैट कांस्टेंट है कि फ्लक्चुएट कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है सी फैट। तो जब फ्लक्चुएट कर रहा है तब क्या फॉर्मूला लगा पाएंगे क्या? नहीं, तब तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, है ना। आप तो यहाँ नहीं बता सकते कि 3 लाख रुपया कितना साल में रिकवरी हो रहा है। स्टूडेंट सर यहाँ हो रहा है, यहाँ एक स्टूडेंट बोला सर इसके और इसके बीच में हो रहा है, वो भी गलत है। तो तरीका क्या है, ध्यान से देखो, 13 और 14 मत करो,
अभी मेरे साथ लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। अच्छा, ओनली पे बैक पीरियड का मतलब ही होता है ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड, मतलब विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। ओनली पे बैक का पीरियड का मतलब ही होता है ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट फैक्टर। तो जब हम लोग को सी फैट, एनुअल सी फैट जो हम लोग को दिया रहेगा, अगर वो कांस्टेंट ना दिया रहे ना, तो सबसे पहले हम लोग ना टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में पहला कॉलम लिखो ईयर का 1 2 3 4 5, उसके बाद सी फैट, दैट इज कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स इन रुपीज। ये हम लोग को दिया हुआ है 50,000, 90,000, 1,80,000, 3,30,000 और 4,45,000। अब ये जो सी फैट आया, तुम समझो पहला साल हमारे पास कैश फ्लोज कितना आया 50,000, नेक्स्ट ईयर कितना आया 90,000। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ईयर 2 तक हमारे पास कुल मिला के 1,40,000 आ गया, कुल मिला के क्यूमुलेटिव, बचपन में जो सीखे थे। तो यहाँ पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव सी फैट। अब तुम समझो ईयर 1 के पहले तो ईयर 0 था, जब कोई सी फैट था नहीं, तो ईयर 1 का जो सी फैट है वही क्यूमुलेटिव सी फैट हो जाएगा पहला ईयर के लिए 50,000। लेकिन ईयर 2 का क्यूमुलेटिव सी फैट कितना होगा, ये 50,000 पहला साल का और दूसरा साल का 90,000, कुल मिला के 1,40,000। तीसरा ईयर का बताओ 1,40,000 और 1,80,000, मतलब कुल मिला के 3,20,000। और मेरा पैसा कितना लगा था देखो मशीन खरीदने में 3 लाख। तो मेरा रिकवरी ना कहीं 2 साल के बाद, लेकिन 3 साल के पहले हो रहा है। स्टूडेंट बोले सर 2.5 लिख देंगे बीच का, ऐसे नहीं चलेगा, इतने तो फिर चैप्टर ही नहीं होता है ना। बोला 2 साल से बाद 3 साल के पहले, तो 2.5 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा। तो 3,20,000 और 3,30,000, 6,50,000। शाबाश, वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्यूमुलेटिव सी फैट 6,50,000 और ये 4,45, कैलकुलेटर 10,95,000। तुम एक चीज सोचो, अगर कोई तुमसे यहां क्वेश्चन पूछ ले, अगर तुमसे कोई यहां पे रास्ता चलते हुए क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कैश फ्लोज पोस्ट पे बैक कितना, कैश फ्लोज पोस्ट पे बैक कितना, कैश फ्लोज पोस्ट पे बैक के बाद कैश फ्लोज कितना, तो तुम उसको कितना आंसर बताने वाले हो? तुम्हारे पास देखो 5 साल में टोटल आया 10,95,000, इसमें से जो पहले लगा था 3 लाख को हटा दो तो 7,95,000 है कि नहीं। ये तुम्हारा पोस्ट पे बैक है, मतलब घर से जो रुपया लगा था वो घर में वापस खींचने के बाद अब देखो मार्केट से कितना कमाए, तो 7,95,000। हालांकि तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बस हम तुमसे बता दिए। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारा कैपिटल का रिकवरी कहां हो रहा है, तुम्हारा कैपिटल का रिकवरी इस पोजीशन में हो रहा है। 3 लाख रुपया का जो रिकवरी हो रहा है वो इस पोजीशन में हो रहा है। बीच में किसके बीच में, मोर देन 2 years बट लेस देन 3 years। अब यहाँ पे ना जब भी कोई चीज हम लोग बीच का वैल्यू निकालते हैं ना, तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इंटरपोलेशन। जब हम कोई चीज के बीच का वैल्यू निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। हम किसके बीच का वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 और 3 के बीच का वैल्यू। स्टूडेंट बोल रहा 1 आएगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। 2 और 3 का बीच का वैल्यू 1, देखो कैलकुलेट भी कर रहा है 3 - 2, नहीं मुन्ना तब तो चैप्टर ही नहीं होता। तो सेकेंड ईयर में अगर 1,40,000, थर्ड ईयर में अगर 3,20,000, तो एक्स ईयर में कितना, ऐसे करके सजाना है।
अगर सेकेंड ईयर में कैश फ्लोज क्यूमुलेटिव 1,40,000, थर्ड ईयर में 3,20,000, तो एक्स ईयर में कितना? तो इसी टेबल के नीचे लिखो बाय अप्लाइंग इंटरपोलेशन, इस टेबल के नीचे लिखो सेकेंड ईयर में कैश फ्लोज कितना? 1,40,000। थर्ड ईयर में कैश फ्लोज कितना? 3,20,000। तो एक्स ईयर में कैश फ्लोज टारगेट कितना? 3,00,000। इस तरह से सजा लिए। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब देखो ये जो बीच का वैल्यू हम निकालेंगे ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, तो लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम इंटरपोलेशन में हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, ये सेकंड माइनस फर्स्ट को एरो से समझना, एग्जाम में एरो मत बना देना। तो सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू, और फिर थर्ड माइनस फर्स्ट मतलब 3 माइनस टू। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो, x के बराबर 3,00,000, बीच में साइन माइनस, टू के बराबर 1,40,000। ठीक है, इंटरपोलेशन में हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई थर्ड माइनस फर्स्ट। तो किस सीक्वेंस में सजा रहे हैं ये जरूरी है, कोई भी सीक्वेंस बनाने से नहीं होगा। देखो इसी सीक्वेंस में बनाना है कि पहले 1,40,000 का रिकवरी होता है, तब जाके टोटल में 3,00,000 का रिकवरी होता है, फिर जाके 3,20,000 का रिकवरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो थर्ड ईयर का वैल्यू कितना? 3,20,000, बीच में साइन माइनस। सीक्वेंस क्यों याद रखना पड़ेगा? देखो सीक्वेंस तो तुमको समझना है ना, तुमको ये पता है कि सेकेंड ईयर में कितना रिकवरी हो रहा है? 1,40,000। थर्ड ईयर में कितना रिकवरी हो रहा है? 3,20,000। तो उसके बीच में आएगा ना, तो उसके सब सजा देना है ना। देखो पहले तुम बताओ, 1,40,000 3,00,000 से छोटा है ना, और 3,20,000 3,00,000 से बड़ा है, तो 3,00,000 तो उसके बीच में आएगा ना, छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। हाँ हाँ, इसमें तुमको बस ये याद रखना है कि इंटरपोलेशन में हम पहले सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, डिवाइड बाय थर्ड माइनस फर्स्ट। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड माइनस फर्स्ट। तुम इतना समझो, क्या 3,00,000 के अंदर 1,40,000 है? हाँ। क्या 3,20,000 के अंदर 1,40,000 है? हाँ। इसीलिए सेकंड से पहले फर्स्ट माइनस करो, फिर थर्ड से भी फर्स्ट को माइनस करो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस टू बाई वन, देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1,60,000। और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 3,20,000 माइनस 1,40,000, 1,80,000। अब 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000, 0.88 है। ठीक है, तो सीधा आंसर लिख दो, और x इज इक्वल्स टू 2.88 ईयर्स। ठीक है, जो कि 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। अब तुम बोलोगे 2.88 ईयर्स क्या होता है? ठीक है, मतलब मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा। क्लियर? तो उससे ज्यादा है बाबू, 2.88। यहां तक क्लियर है? तो ये होता है ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड।
तो ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड के ऊपर हम लोगों ने दो सम देख लिया। एक, जब एनुअल सीफैट दिया रहे तब तो झमेला नहीं है, जब सीफैट कांस्टेंट है तब कोई झमेला नहीं है। बट अगर सीफैट कांस्टेंट नहीं है तब तो हम लोग को टेबल बना के ही करना पड़ेगा। तो बुक में आ जाओ, बुक में क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। स्कॉलर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बुक का क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्कॉलर का, तो इसका जो क्वेश्चन है वो, इसका जो पिक्चर है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पे इसको मिल जाएगा, चेक कर लेना वहां से। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को निकालना है पे बैक पीरियड। जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। लिख रहा है कंप्यूट द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट, लिखा है एंड ऑफ ईयर, हाईलाइट कर लेंगे वर्ड एंड ऑफ ईयर। एक स्टूडेंट बोला सर क्या सब हाईलाइट करते रहते हैं, एंड ऑफ ईयर से हमको क्या लेना है। एंड ऑफ ईयर 1 का मतलब क्या होता है, एफएम में यही तो समझना है। एंड ऑफ ईयर 1 का मतलब वो क्या है, एंड ऑफ ईयर 1 रिप्रेजेंट्स T1, टाइम आफ्टर 1 ईयर, टाइम आफ्टर 1 ईयर। सिमिलरली एंड ऑफ ईयर 2, 3, 4, 5 दिया है। बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू क्या होता है, अगर बचपन का अकाउंट्स याद आ रहा हो तो बुक वैल्यू को हम लोग WDV भी कहते हैं। बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट एज इट स्टैंड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, WDV। तो कॉस्ट में से जब हम लोग डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं ना हर साल का, तब जाके हमको हर साल का बुक वैल्यू या फिर WDV आता है। तो तुम क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 में बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना दिख रहा है, 90। स्टूडेंट बहुत सारे 90 लैक्स है कि 1000, अरे तुमको उससे क्या करना है, तुम खाली 90 समझो, ठीक है, लैक्स हो 1000 हो वो लोग बता देगा, ठीक है। ईयर 2 में तुम देखो बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट 80 दिख रहा है, ईयर 3 में 70 दिख रहा है। सर बोल रहे सब हम समझ गए सर, पूरा समझ गए, इसमें हर साल ना डेप्रिसिएशन 10 करके हो रहा है कि नहीं, हर साल कांस्टेंट डेप्रिसिएशन 10 करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हाँ, हर साल डेप्रिसिएशन 10 करके हो रहा है। तो एक चीज समझो, अगर T1 का वैल्यू 90 है, अगर T1 का वैल्यू 90 है और हर साल कांस्टेंट डेप्रीशिएशन 10 करके हो रहा है, तो T0 का वैल्यू कितना, 100। बात समझ में आ रहा है, अगर T1 का वैल्यू, एसेट का वैल्यू 90 है और हर साल अगर कांस्टेंट डेप्रीशिएशन कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, बचपन का अकाउंटिंग, अगर हर साल 10 करके डेप्रीशिएट हो रहा है तो एसेट का कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज प्राइस एट T0, जब हमने मशीन खरीदा होगा पहला दिन, तब उसका दाम कितना था, 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अभी आज का क्लास में सीखे थे, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालते समय हमने जरूर डेप्रीशिएशन माइनस किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट निकालते समय हमने जरूर डेप्शन माइनस किया था। एक स्टूडेंट बोला सर कैसे पता माइनस किया था, अब इसमें बहुत बड़ा दुविधा है, हम इसको कैसे समझाएं कि नेट प्रॉफिट निकालते समय डेप्रिसिएशन जरूर माइनस होता है। बोल रहा सर माइनस हुआ है, लिखा तो नहीं है, तब तो इसके लिए हम लोग क्लास 11 में जाना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ चीज हम लोग को मान के चलना पड़ता है कि सही सही हुआ ही होगा, है ना, नहीं तो फिर कोई चीज का उपाय नहीं है कि नहीं, कोई चीज का उपाय नहीं है। ठीक है, अब जैसे पहलगाम अटैक है तो हम लोग मान के चल रहे हैं भाई पाकिस्तानी किया है, उनको छोड़कर कौन करेगा, तो जो मान के चल रहे हैं वो बिल्कुल सही मान के चल रहे हैं, है ना, उनको छोड़कर और कौन करेगा। चाइना के पास इतना फालतू का टाइम है नहीं, वो लोग हमसे बेकार में उलझने नहीं आएगा। अफगानिस्तान तो अपना ही दोस्त बंधु है तो वो तो करेगा नहीं। बांग्लादेश तो छोटा सा राज्य है, ठीक है, तो अरे छोड़ो ना भाई, राज्य ही मानो, ठीक है, उसको राज्य ही मानो, देश का उपाधि उसको देना ठीक बात नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, ठीक है।
कुछ कुछ चीजों को जानबूझ के गलत बोलना ही सही होता है। तो किसको जानबूझ के गलत बोलना सही है और किसको सही नहीं है, ये तुमको सही सही पहले खुद डिसाइड कर लेना है। शब्दों के साथ खेल रहे हैं, तुम खेल पाओगे तो खेलो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि स्टूडेंट बोल रहा है, तर्क कर रहा है मेरे साथ कि सर कैसे पता आपको कि डेप्रीशिएशन माइनस हुआ है। तो हम बस उसको इतना ही बताना चाह रहे हैं कि अगर डेप्रीशिएशन एग्जिस्ट करता है, क्या इस सम में सबको डेप्रीशिएशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हर साल कांस्टेंट 10 से एसेट का वैल्यू कम होते जा रहा है। तो अगर डेप्रीशिएशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट निकालते समय लेस हुआ होगा? डेफिनेटली लेस हुआ होगा, ये हमको मान के चलना है कि हुआ है। और इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश आइटम है उसको पैट के साथ क्या कर देंगे? प्रॉफिट फॉर टैक्स के साथ ऐड कर देंगे, सो दैट हम लोग कैश फ्लोज का पता लगा सकें, का पता लगा सकें। क्योंकि हम लोग को डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है? कैश फ्लोज। और ये कौन सा मेथड का सम है? ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड की डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड? इंटरेस्ट का कोई रेट तो दिया नहीं है, तो ये ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड है। जब तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% ऐसा ना बोला रहे तो हमेशा मान के चलना कि ये ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड का सम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सम एग्जाम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग करीब 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के पहले वर्किंग नोट 1 कर लेंगे। वर्किंग नोट 1 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में लिख देंगे कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसमें लिखो सिंस, क्योंकि, सिंस बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट depreciates every year by a constant value, that is 10. Therefore, cost of fixed asset at the beginning of year 1, cost of fixed asset at the beginning of year 1 is equals to book value of fixed asset ब्रैकेट में at the end of ईयर 1। तो जल्दी से बताओ बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितना? 90। और उसमें हम लोग ये डेप्रीशिएशन को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, है ना, तभी तो हमको ओरिजिनल कॉस्ट पता चलेगा ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट में डेप्शन माइनस हुआ तब बुक वैल्यू आया, तो बुक वैल्यू में डेप्शन को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? तो ये 90 और ये 10। अब क्वेश्चन का ये लिमिटेशन है कि क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि ये 100 इन लैक्स है, इन रुपीज है, इन थाउजेंड है, मतलब ऑब्वियसली इन रुपीज है, मतलब इन थाउजेंड है, इन लैक्स है, ये क्या है ये बताया नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 100 लिख के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताया ना, तो हम लोग भी ऐसा लिखेंगे नहीं। ठीक है, जैसा वो लोग बोलेगा वैसा करते रहेंगे। ठीक है, अब इसको रुपीज 100 लिख देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम रुपीज का साइन नहीं दिए हैं। ठीक है, तो
ये हमारा वर्किंग नोट 1 कंप्लीट। अब तुम एक चीज इसमें नोटिस करो, क्या इस सम में कैश फ्लोस कांस्टेंट है कि फ्लक्चुएट कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जो 10 से 12 लाइन का जगह छोड़े थे ना, वहां पे हमको टेबल बनाना पड़ेगा। और एक चीज नोटिस करो, क्या इस सम में कैश फ्लोस दिया है कि पैट दिया है? पैट दिया है। तो पैट में पहले हमको डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा, तब जाके आएगा सी फैट, है ना। और सी फैट में, सी फैट को जब क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तब जाके आएगा क्यूमुलेटिव सी फैट, तब जाके आएगा क्यूमुलेटिव सी फैट। देखो, तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे ना, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो ईयर में लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है। उसके बाद बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट, कितना कितना दिया हुआ है? कितना कितना दिया है बताओ? 20, 24, 26, अच्छा 20 पर 22 था, 22, 24, 26, 28। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं कि हर साल का डेप्रीशिएशन 10? तो हम कॉलम बना देंगे 10, 10, 10 एंड 10। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉलम है ना, इसको डिनोट कर देंगे अल्फाबेट ए से, और डेप्रिसिएशन वाला जो कॉलम है इसको डिनोट कर देंगे अल्फाबेट बी से, और नेक्स्ट कॉलम बना देंगे सी फैट। तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी फैट का जो कॉलम है उसको बोल देंगे C एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी फैट पहला साल का, देखो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो सी फैट आएगा। तो पहला साल का सी फैट 30, दूसरा साल का सी फैट 32, तीसरा साल का सी फैट 34, 36, 38। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव सी फैट। क्यूमुलेटिव सी फैट। तो फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सी फैट कितना होगा? 30 होगा। सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सी फैट कितना होगा? 62 होगा। 62 कैसे? देखो 30 और 32 ऐड किए तो 62। ठीक है। 62 और 34 जब ऐड कर देंगे तब ये कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 और 36 को जब ऐड करेंगे कितना? 132 होगा ना, 132। एंड इसको जब ऐड कर देंगे तो 170। तो इतना टेबल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, इतना बड़ा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो छोटा छोटा है, आगे समझ में बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, क्लियर। अब तुम देखो हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था? 100, जो कि यहाँ लाई करता है ना इसके बीच में। तो हम इंटरपोलेशन लगा देंगे, ये सिर्फ समझने के लिए, हाँ एग्जाम में मत लिख देना ऐसे, यारो देखे। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे कि थर्ड ईयर में हमारा कैपिटल का रिकवरी कितना? थर्ड ईयर में कैपिटल का रिकवरी 96। एक्स ईयर में हमारा कैपिटल का रिकवरी कितना हो जाना चाहिए? 100। और फोर्थ ईयर में कैपिटल का रिकवरी कितना? ठीक है। कैसे लिखना है, कैसे सीक्वेंस में लिखना है, समझ में आ रहा है? अब इंटरपोलेशन में हमेशा रूल याद रखना, पहले सेकंड माइनस फर्स्ट और उसके बाद थर्ड माइनस फर्स्ट। तो हम यहां से लिख दे रहे हैं बाय द प्रॉब्लम। देखो सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3,
4 माइनस 3, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, तो x कितना 100 और 3 का वैल्यू कितना 96, 4 का वैल्यू कितना 132, 96। तो सॉल्व करो इसको, x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल्स टू 4 बाई 36, राइट, दैट इज 36 ना, तो दैट इज 0.9, राइट, अच्छा 0.11 आ रहा है, तो और x इज इक्वल्स टू 3 को उधर भेज देंगे तो 3.11 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे।